सो नेक्स्ट हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर वो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देखिए, फिर ये थर्ड पार्ट आज का आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। अगर बात करें यहाँ पे तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो जैसे ये डायग्राम दिखाती है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिपिड बाइलेयर और दूसरा होता है हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर, दूसरा होता है हमारे पास प्रोटीन्स। अगर लिपिड बाइलेयर की यहाँ पे बात करें तो लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है, लिपिड का मतलब होता है फैट, ठीक है, फैट। तो बाइलेयर का मतलब होता है कि इसकी 2 लेयर्स है, एक आपको ये ऊपर वाली लेयर देखने को मिलेगी और दूसरी ये वाली नीचे की लेयर आपको देखने को मिलेगी। दिस इज लिपिड बाइलेयर। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लेयर ऑफ लिपिड्स यानी फैट से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। बाई मतलब 2, इसलिए 2 लेयर्स होती है इसकी, तो इसीलिए जैसे डायग्राम में आपको 2 पर्पल लाइंस दिख रही है ना, ये वाली ऊपर और नीचे जो मैंने अभी मार्क की है, तो उसके बीच में जो येलोइश पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है वही लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये जो हमारे पास येलो कलर का ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज लिपिड बाइलेयर। बीच का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है येलो वाला, तो दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो डायग्राम में जो आपको पर्पल लाइंस दिख रही है, जैसे मैंने बताया 2 लाइंस है, उनके बीच में ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज लिपिड बाइलेयर, और सेल को कवर करता है। इसका काम क्या होता है लिपिड बाइलेयर का? एक तो सेल को कवर करता है, दूसरा सेल को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, 2 काम होते हैं। और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है लिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो डायग्राम में जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले बड़े बड़े, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, तो ये हमारे पास है प्रोटीन्स। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। और हमारे पास जैसे बुक में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं उनके, क्योंकि ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं। जैसे कुछ हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ रिकग्निशन प्रोटीन्स होती हैं। तो इसी तरह से ये कुछ बाहर प्रोटीन्स लगी होती हैं और कुछ अंदर प्रोटीन्स लगी होती हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोटीन्स का, अगर प्रोटीन्स के फंक्शन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, और मतलब अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शंस की, तो सबसे पहले चैनल प्रोटीन की बात करते हैं। तो चैनल प्रोटीन ये छोटे गेट्स की तरह काम करते हैं। इससे वाटर, आयंस और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर जाते हैं। तो ये हमारे पास जैसे चैनल प्रोटीन हो गए, तो इनसे क्या क्या, जैसे वाटर हो गया या फिर आयंस हो गए और छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, वो अंदर बाहर आते हैं। कुछ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन्स में हमारे पास ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती हैं, जिसमें हमारे पास जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया। ये हमारे पास आगे चैनल प्रोटीन, जैसे आपको यहाँ से चैनल दिखती है, कुछ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है, जैसे ये बाहर लगी हुई है ना, तो ये हमारे पास है रिसेप्टर प्रोटीन, जो बाहर लगी होगी दैट इज प्रोटीन्स। और ये क्या करेगी, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएगी। जैसे ग्लूकोज होते हैं उसे कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन की, तो ये बाहर से आने वाले केमिकल सिग्नल्स जैसे हार्मोन्स को रिसीव करती हैं, तो इसीलिए इन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स कहा जाता है। कुछ हमारे पास रिकग्निशन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, बाहर ही लगी होती हैं। कुछ रिकग्निशन प्रोटीन्स होती हैं और ये बताती हैं कि ये किस सेल की मेम्ब्रेन है। तो ये सेल की आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करती हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये प्रोटीन है, इसके साथ कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो दिस आर प्रोटीन्स आर नोन एज रिकग्निशन प्रोटीन्स। ये हमारे पास क्या है, रिकग्निशन प्रोटीन से। अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मोज़ेक है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड का मतलब होता है मेम्ब्रेन बिल्कुल हार्ड नहीं है, मतलब फ्लूइड है। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास थोड़ा मूव कर सकते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग पीसीज का पैटर्न, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ लिपिड्स हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं, किसी के साथ रिसेप्टर लगा है। तो क्योंकि मेम्ब्रेन में बहुत तरह के प्रोटीन्स लगे होते हैं, इसीलिए ये मोज़ेक जैसा दिखता है, ठीक है। मोज़ेक मतलब अलग अलग पीसीज का एक पैटर्न, उसे मोज़ेक कहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिंपली अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करेंगे कि
जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो दीवारें हैं वो किससे बनी हैं? दीवारें बनी हैं लिपिड बाइलेयर से, लिपिड बाइलेयर से बनी है। उसी तरह से अगर गेट की बात करें तो गेट किससे बने होंगे? हमारे पास प्रोटीन से, प्रोटीन चैनल से बने होंगे। उसी तरह से हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड कौन काम करेगा? रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है, जो परमिशन मतलब सिर्फ परमिशन वाले लोग ही अंदर आ सकते हैं, दैट इज़ रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह से जो मतलब जिनको परमिशन होगी जिन मॉलिक्यूल को, वही अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा और हम अगर डिटेल में इसको देखने की कोशिश करें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही पतला होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है और इसकी थिकनेस लगभग हमारे पास 7 to 8 नैनोमीटर होती है। कितनी? 7 से 10 नैनोमीटर तक ये क्या होता है? पतला होता है। उस तरह से इतनी पतली होती है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियरली हमें ये जो लिपिड बाइलेयर है ये दिखती है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये दिखती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है? मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्टली, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है। इसका नाम इस नाम के दो पार्ट्स हैं, एक तो फ्लूइड है, दूसरा है मोज़ेक। फ्लूइड का मतलब होता है बहने वाला या फिर मूव करने वाला, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब जो चीज़ ठोस ना हो उसे कहते हैं हम फ्लूइड। तो फ्लूइड जो होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स और प्रोटीन जो होती हैं वो साइडवेज मूव कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं। रोटेट मतलब ये जो लिपिड है ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकती है। या फिर ये जो है ऊपर वाली लेयर से नीचे आ सकता है, ये नीचे से ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं ये एक तो रोटेट कर सकती हैं, दूसरा फ्लिप कर सकती हैं। तो इसीलिए मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसीलिए मेम्ब्रेन क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। देन मोज़ेक की बात करें तो मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग पीसीज मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं जैसे टाइल्स वगैरह होती है ना, तो मिल के एक फ्लोर बनाती है। उसी तरह से मोज़ेक भी, हमारे मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग पीसेस जिसमें प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं। अब ये देखो ये पूरी मेम्ब्रेन जो है पूरी की पूरी एक तरह से नहीं बनी है, कहीं पे प्रोटीन्स लगे हैं, कहीं पे हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स हैं। तो ये सारी की सारी मिलके एक मोज़ेक का काम करती हैं, ठीक है। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग पीसीज मिलकर एक पैटर्न बनाना उसे कहते हैं मोज़ेक। और फ्लूइड का मतलब होता है जो ठोस ना हो, ठीक है। दो चीज़ों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट अगर लिपिड बाइलेयर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी होती है। हर लिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड होता है, दूसरा होता है हमारे पास क्या होता है? हेड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है टेल। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से बनाते हैं, इस तरह से होती है। ये होता है हमारे पास हेड और ये है हमारे पास टेल, ठीक है। लिपिड दो पार्ट से बना होता है, एक हेड दूसरा टेल। अगर हेड की बात करें तो हेड जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हेड बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। आप देखो ये वाला जो होगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, सेल, जैसे मैं आपको यहाँ पे सेल बना के दिखाती हूँ, ये हमारे पास सेल होगा ना, तो ये हमारे पास इस तरह से दो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, लेयर बनी हुई है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये होती हैं, यहाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे सेल के बाहर भी हेड होता है और सेल के अंदर भी हेड होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है और जहाँ पे वाटर होता है, तो इसीलिए ये होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब हो गया लविंग, जो वाटर को लव करे, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। तो हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। उसी तरह से अगर हम टेल की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास टेल है, तो ये वाटर को रिपेल करता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है टेल। हाइड्रोफोबिक क्या होती है? हमारे पास टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसीलिए टेल्स अंदर की तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ फेस करती हैं। जैसे मैंने बताया, आप ये देखो, ये टेल इसकी तरफ फेस कर रही है और ये टेल इसकी तरफ फेस कर रही है, ठीक है। इस तरह से होती हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेल होती है। तो टेल क्या होती है? हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है। तो हेड जो होता है वो वाटर का फ्रेंड होता है, आप याद रखना, और टेल जो होता है वाटर से दूर जाता है, इसलिए बीच में होती है, बीच में ये हाइड्रोफोबिक होते हैं।
जो वाटर को हेट करता है। फोबिक का मतलब होता है हेट करना, हाइड्रो मीन्स वाटर। देन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन की गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, ग्लूकोज है, कुछ आयंस है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वाटर रिपेलिंग टेल होती है इनवर्ड की तरफ और अट्रैक्टिंग आउटवर्ड जो हमारे पास हेड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आई होप समझ में आया। देन हमारे पास सेल कम्युनिकेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। तो यहाँ से तो ये तो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आई होप आपको समझ में आया, नाम कैसे पड़ा। ठीक है, सिंगर और निकल्सन ने इसे सबसे पहले इस मॉडल को दिया था। सिंगर और निकल्सन ने, सिंगर एंड निकल्सन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सिंगर और निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो हर लिविंग सेल अपने नेबरिंग सेल के साथ, मतलब अगर ये एक सेल है ये दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, और ये सेल अपने सराउंडिंग के साथ भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब कैसे काम करना है ये बातचीत करता है, तो उसके साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट होती है। तो सारी की सारी चीज़ें, ये जो बाहर की लेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो इसके थ्रू ही सेल कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जैसे बुक में लिखा गया है कि प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई। तो प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई के सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर तो सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, सेल वॉल की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल जो होती है वो सेल को फिक्स्ड शेप देती है, और तीसरा सेल को जो हमारे पास फटने से बचाती है, मतलब ब्रस्ट होने से बचाती है। तो तीन काम होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये क्या करती है, फिक्स्ड शेप देती है, फिक्स्ड शेप देती है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप के साथ साथ तीसरा जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास होता है, तीसरा क्या देती है, ब्रस्ट होने से बचाती है, फटने से बचाती है सेल को। ठीक है, ब्रस्ट होने से बचाती है। ठीक है, ब्रस्ट नहीं होने देती। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिविटी की, यहाँ पे 2.3 हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर के अलग से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और चैप्टर्स को अलग से करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वजह से क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है अच्छे से फिर बाकी विद पीडीएफ वगैरह और बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, विद एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ जैसे जैसे ये सीक्वेंस में आएगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले। तो अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आप उसको करने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी में 2 स्लाइड्स बनाई गई हैं। ठीक है, ए और बी यहाँ पे जैसे दिखाई गई हैं। अनियन या फिर जो रियो लीफ सेल्स प्लांट के जो है हमारे पास यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ऑफ थिन पील, एक अनियन लीफ की बना सकते हैं, या फिर रियो, या फिर जिसे क्रेडल लिली भी कहा जाता है उसका लीफ है। उसके साथ साथ हमारे पास ऑब्जर्वेशन करनी है हमने, बॉक्स शेप्ड जो रेक्टेंगुलर है या फिर एकदम रेगुलरली अरेंज्ड सेल हैं, तो इस तरह से हमें ये पता चलेंगे। और दूसरी तरफ से हमारे पास ह्यूमन जो चीक सेल्स हैं, एनिमल सेल्स, वो हमने देखने हैं। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो 2 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो चीक सेल्स हैं ना, आप ये देखो, ये चीक सेल्स कितने इरेगुलर हैं, है ना। एक यहाँ है, हमें ऐसे ऐसे करके ये देखो अलग अलग तरह से ये हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप ये देखो, ये जो हमारे पास अनियन पील के जो सेल्स हैं वो कितने मतलब अरेंज्ड हैं, कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें अरेंज हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसीलिए ये शेप फिक्स्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल होती है, तो इसीलिए प्लांट सेल में जो सेल्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अब क्या करना है हमने, शुगर सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में जैसे हम जिसे देखेंगे, हम 20% जो होगा हमारे पास उसको क्या करेंगे, हम वो इसको डालेंगे। तो अब दोनों स्लाइड्स को हमने 20% किस में डालना है, शुगर सोल्यूशन में डालना है।
तो प्लांट सेल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो बाहर की बाउंड्री जो सेल वाल की होती है वो सेम रहती है और अंदर जो सेल का कंटेंट होता है वो सिकुड़ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ये देखो है ना, ये जो कंटेंट है ये बीच में आ गया, ये देखो कंटेंट जो होता है वो बीच में आ जाता है। तो बाहर बाउंड्री जो है वो देखो, ये देखो इसकी बाउंड्री भी बिल्कुल इंटैक्ट है ना, ये भी बाउंड्री भी इंटैक्ट है ना। तो इस तरह से जो सेल के बीच वाली चीज़ है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, पास आ जाती है। क्रेडल लिली लीफ पील इन वाटर एंड 20% ऑफ शुगर सोल्यूशन में जब हमने डाला तो हमें इस तरह से मिला। अब ये जो इंटैक्ट रहेगी ना, ये सेल वॉल है हमारे पास। बाहर की बाउंड्री जो होती है वो सेम रहती है और अंदर का जो कंटेंट होता है वो सिकुड़ जाता है, इसलिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप आ जाता है। और क्योंकि शुगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, हाइपरटोनिक में आपको पता है कि वाटर बाहर निकलता है सेल के अंदर से, तो इसीलिए वाटर ऑस्मोसिस से पानी बाहर निकलता है। सेल वॉल रिजिड थी, इसीलिए सिर्फ अंदर का पार्ट जो होता है वो श्रिंक होता है। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ वाटर फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन हमने यहाँ पे किया और उसकी वजह से ये हमें स्टेन जो है वो स्टेन्ड सेल्स मिले। तो अगर हम देखें प्लांट वर्सेस एनिमल सेल को, तो प्लांट एनिमल सेल को जब हम देखते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसलिए प्लांट सेल बॉक्स शेप्ड होता है और एनिमल सेल जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सिर्फ अंदर का जो कंटेंट होता है वो श्रिंक होता है, बाहर का नहीं होता है। इसीलिए एनिमल सेल में सेल पूरा श्रिंक हो जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल रिजिड रहती है, सिर्फ बीज का पार्ट जो होता है वो श्रिंक होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ें की। तो अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें ये एक्सरसाइज, ये जो हमारे पास 2.2 है, तो सेल वॉल जो होती है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेल वॉल सेल की आउटर कवरिंग होती है। तो आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट एक जगह फिक्स्ड होते हैं, तो वो एनिमल सेल की तरह चल नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्हें तेज़ हवा, बारिश और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए एक मजबूत और रिजिड कवरिंग होनी चाहिए। जो ये जो चीज़ें हैं, ये कौन काम करता है इन सारी चीज़ों के लिए? सेल वॉल काम करती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की, अगर बात की जाए तो सेल वॉल के फंक्शंस में हमारे पास जैसे प्रोटेक्शन की बात करें तो सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है। देन उसके साथ साथ हमारे पास सेल वॉल जो होता है सेल को बाहर के डैमेज से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है। सेल प्लांट सेल के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो बॉक्स शेप की तरह फिक्स्ड शेप होते हैं, उस तरह से सपोर्ट देता है, लीव्स को फर्म रखता है। उसके साथ हमारे पास जो होता है एक तो हमारे पास ये क्या करता है, लीव्स को फर्म रखता है, उसके साथ साथ फ्लावर्स को सपोर्ट देता है, प्लांट को सीधा यानी अपराइट रखने में भी हेल्पफुल होती है सेल वॉल। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा गया सेल वॉल आल्सो हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। तो सीधा खड़े रहने में प्लांट को ये हेल्प करता है। वाटर और मिनरल के अंदर आने देता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को अंदर आने देती है सेल वॉल। सेल वॉल परमिएबल होती है, ये याद रखना, ठीक है। आप बोलोगे कि रिजिड है तो कुछ अंदर बाहर नहीं जाएगा, सेल वॉल परमिएबल होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। मतलब वाटर पास हो सकता है, मिनरल्स पास हो सकते हैं, लेकिन फाइनल कंट्रोल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही करती है कि कोई किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर ही रखना है। परमिएबल वर्सेस सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करें तो सेल वॉल परमिएबल है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो सेल वॉल है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है और सेल परमिएबल है। और उसी के साथ साथ अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सिंपली परमिएबल है, ठीक है, परमिएबल है। वाटर और डिजॉल्व मिनरल आसानी से पास हो जाते हैं सेल वॉल से। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ अंदर या बाहर जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम शुगर सोल्यूशन में प्लांट सेल को डालें तो जब हम अनियन या फिर
जो लिली के लीव्स से अगर उसको 20% सोल्यूशन में रखेंगे तो बाहर शुगर ज़्यादा होती है, तो वाटर ऑस्मोसिस से सेल से क्या करेगा, वाटर बाहर निकल जाता है। जब वाटर बाहर निकलता है तो क्या होता है कि सेल वॉल अपनी जगह रहती है, सिर्फ अंदर का जो सेल का कंटेंट होता है वो श्रिंक होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, सबने अब भी देखा। देन हम एनिमल सेल में क्या होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए वाटर बाहर निकलता है और पूरा सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, पूरा सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें की। सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। प्राइमरली सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट है। ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सेलुलोज का इम्पोर्टेंस क्यों है, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे कि ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जो हैं, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारे पास डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, जो हमारे पास रफेज होता है, डाइटरी फाइबर होता है, इसके काम आता है। डाइजेशन इम्प्रूव होती है सेलुलोज से, और कॉन्स्टिपेशन से भी इंसान को मतलब इंसान का बचाव होता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन हेल्दी रहती है सेलुलोज से। किस किस में सेल वॉल होती है, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में, तीनों में होती है, ठीक है, ठीक है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स, सॉरी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स, तीनों में हमारे पास सेल वॉल होती है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल्स को, ठीक। अब पोज एंड पॉन्डर की बात करें तो हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारे पास दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आगे आती जाएगी, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई और चीज़ हो, वो हम सीक्वेंस वाइज में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारा काम है आपको सिर्फ ये चैप्टर, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, सिंपली। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों है, एनिमल सेल को क्यों नहीं है, ठीक है। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल इन प्लांट्स, ठीक है। तो सिंपली प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों है, यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेस इन एनिमल्स जो मूव करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो सिंपली इसका अगर हम देखें तो प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, हवा और बारिश से उन्हें बचना होता है, तो इसीलिए जो सेल वॉल होती है वो रिजिड चाहिए होती है, तो सेल वॉल जो होती है इनकी केस में रिजिड होती है। उस तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स मूव करते रहते हैं, फ्लेक्सिबल सेल्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उनमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड आपसे आपको मतलब बस सोचना है यहाँ पे, है ना, रुकना है, सोचना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें हम आपसे पूछा गया है कि अगर प्लांट सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल होती तो क्या होता, ठीक है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वुड यू प्रिडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट्स सेल वॉल वर टू बिकम एज फ्लेक्सिबल एज सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन की तरह सेल वॉल भी फ्लेक्सिबल होती तो क्या होता, तो क्या होता, प्लांट अपनी शेप लूज़ कर देता, प्लांट, है ना, लीव्स और स्टेम्स जो होते हैं वो झुक जाते क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं होते, प्लांट सीधा नहीं रह पाता, और सेल जो होते हैं वो आसानी से डैमेज हो जाते। तो ये सेल वॉल ही ये सारे काम करने में हेल्प करती है, क्या क्या मैंने बताया, ठीक है। प्लांट एक तो अपनी शेप लूज़ कर देता, ठीक है, शेप नहीं रहती। दूसरा, लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीव्स और स्टेम जो होती है वो प्लांट्स की वो इस तरह से झुक जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर देता है जो चीज़ प्लांट्स को, वो हमारे पास सेल वॉल होती है। तो प्लांट सीधा नहीं रह पाता। अगर फोर्थ की बात करें तो सेल आसानी से क्या होते हैं, डैमेज हो जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती, सेल वॉल नहीं होती, तो आसानी से डैमेज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कट द 2 potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids। तो पोटैटो को दोनों 2 पीसीस सेम साइज़ के क्यों काटने चाहिए, है ना, फिर उसके बाद इनिशियल और जो बाद का जो वेट है वो क्यों करना चाहिए, ताकि एक्सपेरिमेंट जो है वो सही हो। अगर साइज़ और वेट जो होगा अलग अलग होगा तो रिजल्ट कंपेयर करने में हमें मुश्किल आएगी, इसीलिए दोनों पीसीस लगभग सेम साइज़ के होते हैं, और इनिशियल वेट जो होता है वो पहले हम मेजर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सोल्यूशन में डाल के उनके बाद उसका वेट करते हैं, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन का, तो उस केस में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप भी टीचर से
पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंटर्स की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंजाई, प्लांट बैक्टीरिया में होती है, नंबर 1। सेकंड, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल परमिएबल होती है और सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ग्लूकोज के यूनिट से सेलुलोज बना होता है। सेलुलोज फूड में जो फूड होता है जो इंसान खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं उनमें रफेज का काम करता है, ठीक है। डाइजेशन इससे इम्प्रूव होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। देन हाइपरटोनिक शुगर सोल्यूशन में प्लांट सेल जो होती है वो प्लाज्मोलिसिस करती है, मतलब उनका जो इनर का कंटेंट होता है, जो प्लांट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी। नेक्स्ट 2.3 हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, द सेल इंटीरियर ए कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो अब तक आप सेल की बाहर की कवरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आपने पढ़ी। अब हम सेल के अंदर क्या होता है वो पढ़ेंगे। हर सेल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। देन हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। एक प्रोमिनेंट क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। आउटर बाउंड्री होती है सेल की, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेल की आउटर बाउंड्री होती है, देन सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये अंदर और बाहर सब्सटेंसेस को मूवमेंट करने में कंट्रोल करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सेल मेम्ब्रेन में सेल को प्रोटेक्ट करती है, नंबर 1। दूसरा, अंदर बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट इससे कंट्रोल होता है। और तीसरा, ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। देन हम साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो ये सेल के अंदर एक जेली जैसा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ये जो सेल होता है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है ना, ये सेल के अंदर जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सेल के अंदर होता है कि जेली नुमा होता है, मतलब जैसे जेली होती है ना, तो उस तरह का होता है, सेमी फ्लूइड जिसके कहेंगे। और सोचो कि साइटोप्लाज्म घर का रूम है, ठीक है। ये एक रूम है, रूम जो बाहर दीवारों से बना हुआ है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर जो है हमारे पास वो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इस रूम के अंदर बहुत सारी जो हमारे पास जैसे मशीन्स लगी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं हमने, तो ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं ये हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे। उस तरह से अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस कि सेल को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके अंदर जो होता है जेनेटिक मटीरियल होता है, जो डीएनए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है। देन सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, अब हम 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें ऑर्गेनेलिज कहते हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ठीक है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये एनर्जी के लिए काम आता है, एनर्जी के लिए, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल में हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एनिमल सेल में हो गया। तो ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। उसी तरह से गोल्जी बॉडी की बात करें, ये गोल्जी बॉडी है हमारे पास। तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में काम करता है। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर बनती है ना, उसको सेल के बाहर लेके जाना, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है हमारे पास? किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है गोल्जी बॉडी का। देन हमारे पास होता है और एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा होता है पैकिंग करना, ठीक है। कुछ बन गया उसको पैक करके भी ले जाना, तो पैकिंग का काम होता है गोल्जी बॉडी का। देन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम राइबोसोम्स देखते हैं, तो ये है हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, इन्हें राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। उसके साथ साथ लाइसोसोम की बात करें, अगर कुछ वेस्ट मटेरियल
बनता है सेल के अंदर, उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, वेस्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। देन हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, अब हम आगे डिटेल में भी करेंगे। तो बुक में जो 3 टाइप्स के सेल आपको दिखाए गए हैं, एक तो बैक्टीरिया सेल है, फर्स्ट वाल, ये है हमारे पास बैक्टीरियल सेल, जैसे यहाँ पे दिया गया ए जो है बैक्टीरियल सेल है। सेकंड हमारे पास प्लांट सेल और थर्ड एनिमल सेल यहाँ पे दिया गया है। इनमें डिफरेंसेस हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे सिंपल सेल होता है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। आप देखो यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल एज सच साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास पिंक कलर का है ना, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, और उसके साथ साथ डीएनए साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है, और क्रियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्रियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें देखने को मिलता है, जैसे ये न्यूक्लियस आ गया और ये वाला यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, एंड देन हमारे पास जैसे ये एक बड़ा वैक्यूल है। तो उसके साथ साथ अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म, देन होता है हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स। यहाँ पे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती है, एक तो, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होता। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल एनिमल सेल में छोटू सा होता है, और यहाँ पे प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, वो बड़ा होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी डायग्राम के जरिए। देन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो अगर हम जैसे हम थोड़ा सा डिफरेंस भी यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो लेट मी ऐड अ पेज। तो यहाँ पे ब्लैंक पेज हमने ऐड किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, ठीक है। ये हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। TN मतलब ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट होती हैं मतलब नहीं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक। नेक्स्ट ये जो हमारे पास होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है ना, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, ठीक, और यहाँ पे आ गया हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास हमने डिफरेंसेस देख लिए। आपको थोड़ा ही याद रखना है बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड्स, बाकी इसमें बहुत सारे और भी डिफरेंसेस हैं, फिलहाल आपको इतना ही करना है जितना आपको NCERT में दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जिनके अराउंड अपनी मेम्ब्रेन होती है, उन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग सा स्ट्रक्चर है और उसके इर्द गिर्द भी अपनी मेम्ब्रेन है। तो हमने यहाँ पे देखा
ये कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो इसकी क्या होती है, अपनी मेम्ब्रेन होती है, तो ये इसकी आगे हमारे पास मेम्ब्रेन, ठीक। उस तरह से गोल्जी की अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये गोल्जी बॉडी की हमारे पास अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उस तरह से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन होती है। देन हमारे पास जो जैसे मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडी की अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस तरह से गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है, वेसिकल्स वगैरह होते हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें लाइजोसोम्स, उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की अपनी मेम्ब्रेन होती है और क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो एक चीज़ आप याद रखना, स्टार मार्क कर लेना, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट की। साइटोप्लाज्मिक जेली तरह का फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। वैक्यूल की बात करें तो वाटर और फूड की स्टोरेज में हेल्पफुल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए होता है। और उसके साथ साथ राइबोसोम्स की बात करें, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और गोल्जी बॉडी जो होती है वो पैकेजिंग में हेल्प करती है। अब 1 बाय 1 करके हम देखते हैं और हम यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में ऑर्गेनेलीज यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से दी गई है। अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा और मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्लांट सेल में अब जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे ना, उतनी अच्छे से ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। प्लांट सेल की बात करते हैं यहाँ पे। प्लांट सेल में हमें पता है सबसे बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। देन होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कंट्रोल मूवमेंट करती है, कंट्रोल्स मूवमेंट किसकी, आयंस की, वाटर की, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है। ये परमिएबल होती है और ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट सेल में होता है साइटोप्लाज्म। ये होता है जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। देन हमारे पास होता है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। कंट्रोल सेंटर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन हमारे पास होता है वैक्यूल। और क्या होता है, वैक्यूल क्या करता है, वाटर को एंड फूड को क्या करता है, स्टोरेज करता है, वाटर एंड फूड स्टोरेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है। देन हमारे पास है राइबोसोम्स क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा राइबोसोम्स। देन उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और उसके बाद आता है गोल्जी अपरेटस क्या है, या फिर गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसे। ये करता है पैकेजिंग में हेल्प, मतलब किसी चीज़ को, जैसे ये है, इसको पैक कर दिया, तो दिस इज़ गोल्जी बॉडी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे देख ली। तो अगर हम यहाँ पे हम देखें तो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, यस साइटोप्लाज्म होता है, तीसरा होता है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास होता है न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है डीएनए का रीजन, डीएनए रीजन,
ठीक है, डीएनए का रीजन होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन थोड़ा लुक लाइक होता है, न्यूक्लियाइड इसको कहेंगे। देन अपेंडेजेस होती हैं प्लांट सेल के, सॉरी बैक्टीरिया में अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस जिसमें क्या होता है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम आता है, ठीक है। और ये जो फ्लैजिलम होता है, एक को फ्लैजिलम बोलता है तो बहुत सारों को हम फ्लैजिला बोलते हैं। इस तरह से ये किसके लिए हेल्प करता है, मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, किसकी, बैक्टीरियल सेल की। तो ये जो होता है ना हमारे पास, ये दिस इज फ्लैजिला, अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं, FLAGELLUM, ठीक है, फ्लैजिलम इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोइड, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोइड कहेंगे। देन राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इतना ही होता है हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करना है, तो इस सेक्शन तो थोड़े से देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल वर्सेस प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। तो आप बताओ सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, प्लांट सेल में, सॉरी बैक्टीरियल सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था, यस होती है। प्लांट सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, होती है। एनिमल सेल में होती है, यस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया कि सेल वॉल, तो आपको बताना है कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है, यस। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, यस एब्सोल्युटली यस। एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, नहीं, नहीं होती है। देन हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म आपको बताना कि बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, यस। प्लांट सेल में होता है, यस। एनिमल सेल में होता है, यस। साइटोप्लाज्म सब में होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो आपको बताना है कि वो बैक्टीरियल सेल में होता है, नहीं होता है ना, न्यूक्लियाइड होता है ना। इसी तरह से जेनेटिक मटेरियल बाहर पड़ा होता है, उस तरह से प्लांट सेल में होता है, ठीक है, प्लांट सेल में होता है। देन हमारे पास एनिमल सेल में भी होता है न्यूक्लियस। देन प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करें तो जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, तो न्यूक्लियाइड किस में होता है हमारे पास, एग्जैक्टली बैक्टीरियल सेल में होता है, और दूसरा प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, तभी तो यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। यू मीन्स न्यू, ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ओके, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज बैक्टीरियल सेल में नहीं होती हैं, प्लांट सेल में होती हैं, और एनिमल सेल में भी होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो सिंपल सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और ट्रू न्यूक्लियस होता है। देन हमारे पास एनिमल सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट भी हमने अच्छे से देख लिया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बैक्टीरिया याद रखना है, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास प्लांट सेल भी आते हैं और एनिमल सेल भी आता है, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद डायमीटर ऑफ द देखें तो 1 से लेकर 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और 10 to 100 माइक्रोमीटर जो होता है यूकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है। यूजुअली ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, मतलब ऐसी ऑर्गेनेली जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे, तो 2.10 में अगर यहाँ पे बात करें तो पूछा गया है विच ऑफ द सेल्स गिवन इन फिगर 2.10 फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो 2.10 में कौन प्रोकैरियोटिक और कौन यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 1 by 1 करके अगर हम देखें तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास बैक्टीरियल सेल आएंगे, बैक्टीरियल सेल होगा, और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल होगा। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं अब, ठीक। तो साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन का मतलब होता है स्केलेटन मतलब जो जिसको कोई शेप दे, जो चीज़ किसी को शेप दे, है ना। स्केलेटन का मतलब होता है ना हड्डी, है ना। तो हड्डी का ढांचा, है ना, तो उसको स्केलेटन कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन जो होता है वो सपोर्ट देता है, वैसे ही सेल के अंदर साइटोस्केलेटन उसे सपोर्ट देता है। ये बहुत हमारे पास क्या होते हैं, पतले फाइबर नेटवर्क्स होते हैं, इस तरह से जाल तरीके के होते हैं, मतलब ठीक है, फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है, और ये सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये हमें दिखाई पड़ता है। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन की बात करें तो सेल को सपोर्ट देता है, ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है, और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ सेल्स को मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स होते हैं जिन्हें साइटोस्केलेटन कहा जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है जो उन्हें शेप देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सोचो एक टेंट है, टेंट के अंदर जो है वो रॉड्स होती हैं जिसकी वजह से टेंट जो होता है वो अपनी शेप में खड़ा रहता है। वैसे ही साइटोस्केलेटन सेल के अंदर होता है जो सेल को शेप देता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देन हमारे पास होती हैं सेल इंक्लूजन, ठीक है। सेल इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, इंक्लूजन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो सेल इंक्लूजन्स क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर होता है, ठीक। तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हमारे पास एज सेपरेट एंटिटी। तो सेल इंक्लूजन्स भी होते हैं हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं सेल इंक्लूजन्स, ठीक है, INCLUSIONS, सेल इंक्लूजन्स। तो सेल इंक्लूजन कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर हो सकता है सेल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स। तो प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है स्टार्च, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर स्टार्च होता है। उस तरह से क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका, ये भी कुछ प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इन सबको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। स्टार्च हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स हो गए, सिलिका क्रिस्टल्स हो गए, तो ये सेल के नॉर्मल ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं बल्कि स्टोर्ड मटेरियल होता है, इन्हें हम सेल इंक्लूजन कहते हैं। इंक्लूजन मतलब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रीड गो रेडी टू गो बियॉन्ड, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लिखा गया है कि वायरसेस वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये क्या होते हैं, ए सेलुलर, है ना, नो सेल्स, इनमें सेल नहीं होता, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये लाइट माइक्रोस्कोप में हमें टू स्मॉल टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम, इनके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, और वायरॉइड लैक प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, वाइल प्रियॉन्स जो होती है ये मिस फोल्डेड क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। वन बाय वन करके देखते हैं। तो वायरस सेल नहीं होते, ये ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि वायरस सेल होता है तो नहीं, ठीक है, वायरस सेल नहीं होते। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ, एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, दूसरा होता है प्रोटीन कोट। अब देखिए दो चीजें हमने देखी, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, एक तो डीएनए हो सकता है, दूसरा आरएनए हो सकता है। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट क्या होता है, कैप्सिड, कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोट को। तो वायरस सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। वायरस कहीं पे बाहर अगर नॉन लिविंग थिंग पे है तो वो नॉन लिविंग ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जब वो एक लिविंग मतलब एक लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो तभी वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वायरॉइड्स। अगर हम वायरॉइड्स की अगर यहाँ पे बात करें तो वायरॉइड्स भी ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये भी सेल नहीं होते, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट जो होता है वो नहीं होता है, लैक प्रोटीन कोट, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में प्रोटीन कोट होता है, जिसमें होता है उसे वायरस कहेंगे, जिसमें नहीं होता है उसे वायरॉइड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रियॉन्स, हमने प्रियॉन्स के बारे में भी देखा अभी, ठीक है। तो प्रियॉन्स जो होती है ना, वो हमारे पास मिसफोल्डेड क्या होते हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन होती हैं, इनमें डीएनए या आरएनए नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल, लैक जेनेटिक मटेरियल मतलब ना तो इसमें डीएनए होता है ना ही आरएनए होता है, ठीक है। ठीक है जी। और ये कुछ सीरियस ब्रेन डिजीजेस के कारण बन सकते हैं प्रियॉन्स। तो मिसफोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। तो इन 3 चीज़ों में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना बुक में दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एग्जाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा? प्रोकैरियोटिक सेल में देखा, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं। साइज इसका 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। यूजुअली ये यूनिसेलुलर होते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बैक्टीरिया बताया। उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया कि यू मीन्स न्यू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज होती है, साइज इसका 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको बताया। साइटोस्केलेटन में आपको मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन फाइन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो सेल को शेप और सपोर्ट देता है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में भी ये साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। देन मैंने बताया था आपको सेल इंक्लूशंस के बारे में। ये क्या होते हैं? स्टोर्ड मटेरियल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको स्टार्च बताया था, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स है ना, और सिलिका क्रिस्टल्स वगैरह जो होंगे इन्हें इंक्लूशन कहा जाता है। देन मैंने आपको बताया एसेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने वायरस आपसे डिस्कस किया। वायरस क्या होता है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट होता है, जिसे मैंने कैप्सिड कहा था। उस तरह से वायरॉइड की बात करें तो उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। और प्रियॉन की बात करें, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन ये होते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। ये 3 तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें बताया गया है, अगर हम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करें, ए सेलुलर जिन जो सेल से नहीं होते, तो ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स की अगर बात करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे हम लिखते हैं एजेंट और लिखते हैं जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा है हमारे पास प्रोटीन कोट, ठीक है। सबसे पहला हम लिखते हैं वायरस। वायरस की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन कोड भी इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था वायरॉइड। वायरॉइड के केस में मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है। प्रियॉन्स तीसरा बताया था। प्रियॉन्स क्या होते हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। तो ये क्या होता है? प्रोटीन भी होता है लेकिन वो क्या होता है? मिसफोल्ड होता है। मिसफोल्ड प्रोटीन होता है, मतलब जैसा बनना चाहिए प्रोटीन वैसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनेलीज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं, तो उसमें उनके अंदर ऑर्गेनेलीज क्यों ज़रूरत हुई, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज क्यों हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो यूकैरियोटिक सेल में हम अगर देखें तो जैसे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गए ना, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उन्हें एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे एनर्जी बनाना हो गया, प्रोटीन बनाना हो गया, वेस्ट जो सेल के अंदर बनता है उसे हटाना हो गया, उसके साथ साथ अगर बात करें तो नए सब्सटेंसेस को बनाना हो गया, सेल को कंट्रोल करना हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक यूकैरियोटिक सेल को करनी होती है। अगर ये सारे काम जो होते हैं वो एक ही जगह होते हैं तो सेल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेल के अंदर अलग-अलग ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसीलिए हमारे पास होती है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे एनर्जी बनाना, वेस्ट को हटाना, प्रोटीन बनाना, नए सब्सटेंसेस बनाना, सेल को कंट्रोल करना। तो अगर ये सारे काम एक ही जगह हों
तो सेल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेल के अंदर अलग-अलग ऑर्गेनेलीज़ होती हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक फैक्ट्री की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए सोचो एक फैक्ट्री है, उसमें जो मैनेजर होगा वो एक न्यूक्लियस का काम करेगा, मतलब सब चीज़ों को चलाएगा। पावर स्टेशन होगा, तो पावर स्टेशन माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा, ठीक है? पैकेजिंग कर डिपार्टमेंट एक होगा तो वो गोल्गी ऑपरेटस हो गया। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम हो गया। तो सब अपना-अपना काम करते हैं तभी फैक्ट्री स्मूथली चल सकती है। वैसे ही सेल भी एक छोटी-सी फैक्ट्री की तरह है, ठीक है? तो हर एक ऑर्गेनेली को अपना-अपना काम करना पड़ता है, तो इसी तरह से एफिशिएंटली काम हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन की, अगर हम बात करें न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन, कंट्रोल सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है, ठीक है? तीनों की तीनों चीज़ें किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है हमारे पास सेंटर, तो ये जैसे आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। सॉरी, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, इसी को बड़ी इमेज करके बताया गया है। तो न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन है। ब्रेन इसको कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है और इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है। और ये सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग, तो इसकी बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे ये छोटे-छोटे क्या होते हैं हमारे पास? पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू मटीरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज़्म में जाता है और साइटोप्लाज़्म से क्या करता है? न्यूक्लियस में आता है। तो ये जो छोटे-छोटे पोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी चीज़ को जाना होगा तो इस पोर्स से जाएगा और न्यूक्लियस के बाहर अगर जाना होगा तो वो भी इन पोर्स के ज़रिए बाहर अंदर क्या करेंगे? जाएँगे। जैसे यहाँ से बाहर कुछ किसी को जाना होगा और बाहर से अंदर न्यूक्लियस के अंदर किसी मटेरियल को जाना होगा तो इन पोर्स के थ्रू मटेरियल की क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो मटेरियल्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज़्म में जाते हैं और साइटोप्लाज़्म में न्यूक्लियस में आते हैं। देन हमारे पास होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की, इसके ऊपर पोर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हमारे पास क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये भी याद रखना कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? गोल सा ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये दिस इज़, तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसका नाम न्यूक्लियोलस है। फंक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के सब यूनिट को सिंथेसिस करना। ठीक है, राइबोसोम्स से क्या बनाते हैं हम लेटर ऑन? प्रोटीन्स, और राइबोसोम्स बाद में प्रोटीन्स बनते हैं। तो हमारे पास ये सब यूनिट जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं और वहाँ मिलके कंप्लीट राइबोसोम्स बन जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास आ गया सेल, ठीक है? सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक? न्यूक्लियस में राइबोसोम्स क्या करेंगे? राइबोसोम्स के सब यूनिट बनेंगे, ठीक है? बड़ा छोटा सब यूनिट ये सारे बनेंगे। अब ये सब यूनिट क्या होंगे? बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएँगे, ठीक है? साइटोप्लाज़्म के अंदर, ये साइटोप्लाज़्म आ गया और साइटोप्लाज़्म में जाकर ये सब यूनिट क्या करेंगे? जुड़ जाएँगे। इस तरह से ये सब यूनिट क्या हो जाएँगे? जुड़ जाएँगे और ये क्या बनाएँगे हमारे पास? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स की क्या है? सब यूनिट है, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो बनते हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर है, ठीक है? लेकिन बाहर आते राइबोसोमल सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, असेंबल होते हैं और राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से राइबोसोम्स बाद में प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स बाद में क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स की अगर बात करते हैं, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये नॉर्मली दिखते नहीं हैं, ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे क्लियरली हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है जी? तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स। जैसे ये आ गया क्रोमोसोम, ठीक है? यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, तो ये हमारे पास आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? ये नॉर्मली दिखते नहीं हैं, ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर क्लियरली रॉड शेप्ड दिखाई पड़ते हैं। फंक्शन की यहाँ पे अगर बात करें, तो फंक्शन में क्रोमोसोम पेरेंट से चिल्ड्रन तक हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं।
जैसे आई का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रोमोसोम से आती हैं। तो क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिलते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, ठीक है? ये हमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्रोमोसोम के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन ये क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? तो क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन किस फॉर्म में होते हैं? ये डीएनए की फॉर्म में होते हैं, ठीक? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, सॉरी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये आप याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सिंपल लैंग्वेज में डीएनए क्या करता है? बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, मतलब क्या बनाना है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डीएनए के अंदर होती हैं। इसमें लिखा होता है कि बॉडी कैसे बनेगी, कैसे ग्रो करेगी, उसके साथ साथ कैसे फंक्शन करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन्स की, कंपोज्ड ऑफ डीएनए और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसे जीन्स कहा जाता है। जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है? जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए की उन्हें हम जीन्स कहते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डीएनए के छोटे फंक्शनल पार्ट्स को जीन कहते हैं। जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, ठीक है? स्पेसिफिक क्या होता है? एक डीएनए का सेगमेंट होता है, जैसे ये एक सेगमेंट है, ठीक है? ये जैसे एक सेगमेंट है, तो ये डीएनए का स्पेसिफिक क्या होता है? एक सेगमेंट होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास और जैसे फॉर एग्जांपल एक जीन हेयर कलर देगा, दूसरा आई कलर देगा, तो इस तरह से होते हैं। देन हमारे पास क्रोमैटिन होता है, ठीक है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन की अगर बात करें तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते तब डीएनए लूज फॉर्म में होता है। जैसे ये लूज फॉर्म में डीएनए क्या है? यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है, ठीक है? इस फॉर्म में, ये ठोस फॉर्म में होता है। ये हमारे पास लूज फॉर्म में क्रोमैटिन। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, क्रोमैटिन क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह की शक्ल बना लेते हैं, क्रोमोसोम की शक्ल, ठीक? तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमैटिन जो होता है वो अनकॉइल्ड थ्रेड की अगर बात करें तो उस तरह का होता है, ठीक? क्रोमैटिन मटेरियल इज ये विजिबल होता है और इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको ये धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। वेयर whenever the cell is about to divide the chromatin material ये हमारे पास क्या गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, तो ये कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं, फोल्डेड कंडेंस्ड थ्रेड। तो यही जो थ्रेड है ना, ये मतलब छोटा होके क्रोमोसोम की फॉर्म में हमारे पास बन जाता है, ठीक है? इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक? इस तरह से हमारे पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आरबीसीज की बात करें, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी की यहाँ पे अगर बात करें तो बुक में इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, लिखा गया है कि मेच्योर ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखेंगे, मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, डू नॉट हैव। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसे बोलते हैं ई न्यूक्लिएट, ठीक? इसको एन न्यूक्लिएट कहा जाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, तो इसीलिए तो न्यूक्लियस होगा तो उतना मतलब हीमोग्लोबिन जो होगा वो सेल के अंदर नहीं रहेगा। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो इसीलिए वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है आरबीसीज के अंदर, जिसका नतीजा क्या होगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन जो होगी वो आरबीसीज से बॉडी में जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया। तो डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसीज रिपेयर नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 डेज का होता है, ठीक है? न्यूक्लियस नहीं होता है, खुद को ना तो डिवाइड कर पाते हैं ना ही रिपेयर कर पाते हैं, इसीलिए उनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 साल तक होता है, ठीक? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? तो आपको पूछा गया है कि कोई और सेल आपको पता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? तो ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। ये साइटोप्लाज्म में एक रीजन में होता है और उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है जी?
नेक्स्ट अगर एग्जाम के लिए हम कुछ देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो डबल लेयर्ड होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं और पोर्स के थ्रू आदान प्रदान होता है, मतलब मटेरियल अंदर बाहर आता जाता है। देन हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में आरबीसीज के सब यूनिट बनते हैं, फिर ये बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं और राइबोसोम्स की सब यूनिट की जो असेंबली होती है, कंप्लीट राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जाके बनते हैं। देन मैंने बताया था आपको क्रोमोसोम होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर विजिबल होता है ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है। जीन क्या होता है, कोई अगर फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसे जीन कहा जाता है, जिसके अंदर ट्रेड्स होते हैं, जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सारी चीजें होती है। क्रोमेटिन क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में एक थ्रेड लाइक जो डीएनए होता है उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। फिर मैंने बताया आरबीसीज के बारे में कि मेच्योर ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसी वजह से आरबीसीज खुद को डिवाइड नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है 120 डेज के अंदर। देन हमारे पास न्यूक्लियोइड की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए वाला जो रीजन होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज के बारे में, तो राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो थोड़ा सा देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स सेल के प्रोटीन बनाने वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो प्रोटीन अगर कोई बनाएगा तो दैट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल के प्रोटीन बनाएंगे, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल इसे इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे राइबोसोम्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं हमें, ये दो जगह पे हमें मिल सकते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे और दूसरा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इसके ऊपर लगे होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लू से कलर के, ब्लूइश कलर के। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये जो है राइबोसोम्स है, ये छोटे छोटे। तो राइबोसोम्स के ऊपर ये इस तरह से लगे होते हैं, एक तो राइबोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं, दूसरा ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली हमें घूमते हुए दिखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम्स जैसे मैंने बताया तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स लगे होते हैं ना उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिखने में रफ थोड़े लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। हर प्रोटीन जो बॉडी में बनता है, जैसे इंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, मसल के प्रोटीन्स हो गए, तो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए राइबोसोम्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जब भी बात होगी तो राइबोसोम्स की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब क्या हो गया कि जाल की तरह का है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जैसे ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्राउन सा जो आपको दिख रहा है। तो जिसके ऊपर देखो राइबोसोम्स नहीं है उसे उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, जैसा हमने ऊपर भी देखा था न्यूक्लियर पोर है, तो इसके साथ ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। एक तो प्रोटीन बनाना, फैट बनाना, हार्मोन्स बनाना और इन सब चीज़ों को सेल के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सिंपली तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक की रोल प्ले करता है किस किस में, फैट को बनाता है, प्रोटीन्स को बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है और स्पेशलाइज्ड इन सम स्पेशलाइज्ड कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में हार्मोन्स को बनाता है। उस तरह से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री इसे कहा जाता है। मेनली इसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात आई तो वो हमारे पास होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
को ये कहा जाता है। इसके बाद अगर हम टाइप्स देखें, 2 तरह के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है खुरदुरा, जो रफ हो। क्यों रफ होता है? क्योंकि जब हम देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं ना, तो राइबोसोम्स हमें एक रफ तरह की सरफेस हमें देखने को मिलती है, जैसे ये, है ना? उखड़ी हुई जैसे यहाँ पे सरफेस हमें लगती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये रफ दिखता है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे होते हैं इसी वजह से। इसके फंक्शन की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन की बात करें, तो एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन की सिक्रेशन में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लैंड सेल की बात करें, जैसे और पेनक्रियाटिक सेल जैसे हो गया, तो उसमें सिक्रेशन का काम करता है। तो पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक सेल है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है, क्योंकि पेनक्रियाज बहुत प्रोटीन एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है? तो एंजाइम्स भी बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेनक्रियाज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है, तो इसलिए ये हम याद रखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो स्मूथ का मतलब होता है एकदम चिकना, स्मूथ। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है? नॉट हैव राइबोसोम्स, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में ये क्या करता है? एक तो फैट बनाता है, फैट को स्टोर करता है, और हार्मोन्स बनाता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में, ठीक है? फैट को स्टोर करता है, ठीक है? फैट बनाता है, फैट को स्टोर करता है, और हार्मोन्स बनाता है। तो ये चीज़ें होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? राइबोसोम्स राइबोसोम्स प्रेज़ेंट होंगे। ये रफ दिखेंगे हमें राइबोसोम्स की वजह से, और राइबोसोम्स हैं तो ऑटोमैटिकली प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और उसके साथ-साथ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। स्मूथ होता है दिखने में, स्मूथ होता है दिखने में, और लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट की सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट के स्टोरेज में भी हेल्प होती है, फैट स्टोरेज एंड सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की, तो गोल्जी अपरेटस की यहाँ पे अगर बात की जाए, गोल्जी अपरेटस को सेल का पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है, ठीक है? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, ठीक है जी? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? तो इस तरह से ये बना होता है गोल्जी अपरेटस। तो ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, इस तरह से बना होता है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, चपटा थैलियों जैसा थैलियाँ जैसी होती है ना, वैसे इसका लेयर होता है इस तरह से, जैसे छोटी-छोटी थैलियाँ आपको दिखेंगी। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन अगर बात करें, तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, तो गोल्जी क्या होता है? सोचो अमेज़न मतलब एक वेयरहाउस है, वेयरहाउस मतलब जहाँ पे सामान रखा जाता है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए उसकी पैकेजिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, उसपे लेबल लगाया जाता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है। बिल्कुल वैसे ही गोल्जी अपरेटस क्या करता है? मॉडिफ़ाई करता है चीज़ों, जो प्रोटीन होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए प्रोटीन या फिर लिपिड को ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करता है, फिर उसको अलग-अलग करता है, सॉर्ट करता है, डिसाइड करता है कि किस प्रोटीन को कहाँ भेजना है, किस लिपिड को किस ऑर्गेनेली तक पहुँचाना है। तो ये सारे काम हमारे पास गोल्जी अपरेटस करता है, फिर उसको पैक करता है। पैक किसमें करेगा? ये जो वेसिकल्स होंगे, फिर उसको जाके ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो वेसिकल के अंदर जो होंगे, ये हमारे पास प्रोटीन्स या फिर फैट जो होंगे, वो अ, हमारे पास आ जाएँगे, पैक हो जाएँगे, फिर उसके बाद ये जाके शिपिंग हो जाएगी। तो शिप्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, तो पैक्ड जो वेसिकल्स होते हैं उनको सेल के अंदर से सेल के बाहर पहुँचाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, इसे कहते हैं गोल्जी अपरेटस। तो लाइसोसोम भी बनता है गोल्जी अपरेटस से ही, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? लाइसोसोम को भी बनाता है, ठीक है? तो अगर आप केयरफुली इस डायग्राम को देखेंगे, 2.10 बी और सी को, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो हमारे पास टुगेदर, तो इस तरह से गोल्जी अपरेटस ये किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक्ड है, और
सेल मेम्ब्रेन, द अदर सेल ऑर्गेनेली। तो इस तरह से ये जैसे हमारे पास यहाँ पे तो ये दूसरी ऑर्गेनेली के साथ जाके जो भी चीज़ें होंगी उसको बाहर लेके जाएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। वहाँ से क्या बनेंगे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या आएंगे? बाहर। राइबोसोम्स सब यूनिट बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में। ये जुड़ जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। वहाँ पे क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन जो होगा वो गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। गोल्जी अपरेटस इसको वेसिकल्स में पैक करेंगे। वेसिकल्स में पैक करने के बाद सेल के अंदर या फिर बाहर क्या होंगे? इन या फिर आउट क्या होंगे? वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जैसे ये वेसिकल बाहर ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा काम होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स को सेल का डस्टबिन कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ क्लीन अप सिस्टम। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो रिसाइकलिंग सेंटर, क्लीन स्टाफ जो भी क्लीन होती है ना वो लाइसोसोम के अंदर होती है। दिस इज क्लीन अप सिस्टम। देन ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक होता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का? लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम्स क्या होता है? वेस्ट को तोड़ता है। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको डाइजेस्ट करता है। अगर कोई डैमेज्ड ऑर्गेनेली है उसको तोड़ता है। ठीक है, पुरानी या फिर डैमेज ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करता है। उसके साथ साथ हमारे पास ब्रेक डाउन जैसे होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल। तो डैमेज पार्ट ऑफ द सेल को भी ये क्या करेगा? रखेगा। उसी हिसाब से रिसाइक्लिंग जो मटेरियल टूट जाते हैं ना उसके यूजफुल पार्ट्स को दोबारा से यूज करने लायक बनाता है। इसीलिए लाइसोसोम को रिसाइक्लिंग सेंटर भी कहते हैं। एक तो क्लीन अप सेंटर हो गया, दूसरा हमारे हाँ इसे क्या कहते हैं? रिसाइक्लिंग सेंटर भी कहते हैं। रिसाइक्लिंग सेंटर। ठीक है, रिसाइक्लिंग सेंटर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हम्म, तो नेक्स्ट हम थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट हमारे पास गोल्जी अपरेटस के बारे में यहाँ दिया गया है। मीट अ साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी ने 1979 में गोल्जी अपरेटस को पहली बार देखा था। ठीक है, 1898 में पहली बार गोल्जी अपरेटस को देखा था। कहाँ देखा था उन्होंने? उन्होंने बैरन ओल के नर्वस सिस्टम को का स्टडी जब किया था उन्होंने, और उस यूजिंग अ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, तो ही ऑब्जर्व्ड अ थ्रेड लाइक नेटवर्क। अर्ली माइक्रोस्कोप्स कैन नॉट रिजॉल्व इट clearly, therefore many doubted its existence. However, electron microscope observations confirmed it decades later, and when the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor. तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने पावरफुल नहीं होते थे, इसलिए बहुत साइंटिस्ट को उनकी डिस्कवरी पर शक होता था कि सच में वो चीज़ है या नहीं है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसकी वजह से कॉल्जी अपरेटस का कंफर्म हुआ कि कॉल्जी अपरेटस जैसी चीज़ भी होती है। इसीलिए उनको इज्जत देने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी अपरेटस रखा, कैमिलियो गोल्जी के नाम पे। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक, गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर है। जो भी प्रोटीन्स लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, फिर वेसिकल्स में पैक करके भेजता है। देन लाइसोसोम्स को भी गोल्जी अपरेटस बनाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? क्लीन अप सिस्टम या फिर रिसाइकलिंग सेंटर कहा जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट और डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज को ये क्या करता है? तोड़ता है और यूजफुल मटेरियल को दोबारा से रिसाइकिल करता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेड्स टू क्यूरियोसिटी। अगर यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बताया है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कुछ। ह्यूमन स्पर्म सेल में लाइसोसोम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ह्यूमन स्पर्म सेल, उनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं। तो ह्यूमन स्पर्म सेल के हेड में लाइसोसोम होता है। जब स्पर्म एग तक पहुँचता है ना तो लाइसोसोम की एंजाइम्स एग की आउटर लेयर को डिसॉल्व कर देती हैं। तो इससे स्पर्म एग के अंदर इंटर कर पाता है। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे ये स्पर्म होता है ना, ठीक है, स्पर्म के हेड में यहाँ पे क्या होती है हमारे पास? लाइसोसोम